हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो है हमने स्टार्ट किया है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। क्लियर? सो कैपेसिटर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा है, स्टार्टिंग पोर्शन उसका समझा है कि कैपेसिटर्स और एंड कैपेसिटेंस क्या होता है। क्लियर है? हमने लास्ट टाइम जो है ये एक स्फीयर लिया था जिसको हम चार्ज अप कर रहे थे, तो उसके ऊपर चार्ज डाले जा रहे थे एंड सर्टेन मोमेंट के बाद हमने देखा कि इसके ऊपर चार्ज रह नहीं रहे, लीक हो जा रहे हैं। फिर भी मुझे उसके ऊपर चार्ज डालना था तो मैंने दूसरा एक स्फीयर लेके आया, क्लियर, आइडेंटिकल इसके जैसा न्यूट्रल जो था, जिसकी वजह से उसके बाद में चार्ज इसके ऊपर डाल पाया। वो रीज़न भी हमने देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर है? तो उसके हिसाब से इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला देखी कि भाई इस कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का C इज टू Q बाय V। फॉर्मूला जनरल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड मेज़र करने के लिए हम उसका यूनिट यूज़ करते हैं फराड, बराबर। तो वो सब चीज़ हमने देखा था। अब मेन चीज़ वही है जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, बराबर, वो किस पे डिपेंड करता है। जनरली ये Q बाई V हम देख के अगर ऐसा बोले कि चार्ज पे और V पे नो, ये रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका Q बाई V का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके डायमेंशन की वजह से और आसपास का जो मीडियम है उसकी वजह से अब इसमें कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं हो सकता। जब तक इसका डायमेंशन चेंज नहीं होता, आसपास का मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता, तब तक इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर Q इज इक्वल्स टू 1/10 है, C इज इक्वल्स टू, क्लियर है? सो फर्स्ट टाइम जब मैंने चार्ज अप किया सो 1/10 के हिसाब से इसके ऊपर कैपेसिटेंस आ रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम अगर चार्ज 10 हो जा रहा है तो पोटेंशियल 100 हो जाएगा। 1/10, 10/100, क्योंकि Q भले अप जा रहा है लेकिन साथ में V भी अप जाएगा। क्लियर? चार्ज इसके ऊपर इंक्रीज होते जाएंगे, इसका पोटेंशियल भी हाई होता जाएगा। सो 10/100, 100/1000, क्योंकि ये सभी चीज़ के अंदर Q बाई V का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स C कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो आप इसके ऊपर चार्ज कितना भी डाल सकते हैं, एक्यूमुलेट करा सकते हैं, लेकिन साथ में V भी उस तरह से चेंज होगा। सो C जो है कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटर का वो Q पे या V पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है एंड सराउंडिंग मीडियम जो है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? सो वही चीज़ हमें देखना है उसके हिसाब से कि फॉर्मूला हमें जो कुछ दिखा रही है उसके सिवा क्या हो सकता है। तो जो हमने लास्ट टाइम जो स्फीयर लिया था, क्लियर है, जिसके ऊपर चार्ज Q है, क्लियर है, और इसका पोटेंशियल V। सो मुझे अब करना ये है कि इसका कैपेसिटेंस जो भी है C इज इक्वल टू Q बाई V, वो आइडेंटिफाई करने के लिए V ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे इसका पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है ये अगर मुझे ढूंढना है V, तो हमें पता होना चाहिए, क्लियर है, सेंटर से R डिस्टेंस पे V कितना होगा। सो V हमारे लिए जो है वो KQ बाई R होगा। ये हमारा V है, क्लियर है। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर है, Q बाई R। सो ये हमें पता ही है कि पोटेंशियल इस सरफेस पे KQ बाई R जितना होगा और Q चार्ज है, तो कैपेसिटेंस जो होगा C, तो C इज इक्वल्स टू Q रखूँगा। V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, कैंसल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये इसका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। ये स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये स्फीयर के लिए स्पेशल है, स्फीयर का ही है। तो इसमें देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, R रेडियस कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस इसका फिक्स रहेगा, जो मैंने बोला कि आप चार्ज कितने भी डालते जाओ V उसी तरफ से बढ़ता जाएगा। इसका कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जितना इसका बड़ा रेडियस होगा, क्लियर,
उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस इसके पास होगा, दैट मच चार्ज इट कैन होल्ड, उतने ज़्यादा विद्युत भार वो संग्रह कर सकता है। तो R के साथ सम प्रमाण में है, प्रोपोर्शनल है, सो दैट मीन्स R बढ़ेगा तो इसका कैपेसिटेंस मैं बढ़ा सकता हूँ। बाकी जब तक ये स्फीयर का जो डायमेंशन वही है तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक और चीज़ है जो ये एप्सिलॉन 0 भी है, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्लियर है। तो मैंने मीडियम की भी जो बात की है बराबर, तो उसमें भी पर्टिकुलर हम आगे जैसे सीखेंगे कापा, जो हमने पहले भी चैप्टर में एक बार इंट्रोड्यूस किया है कापा, क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आएगी आगे। तो इसलिए फ़िलहाल तो हम ऐसा ही कह सकते हैं कि यस कि कैपेसिटेंस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कोई भी कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उसके माप साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितना है, क्लियर। और दूसरा मैंने बोला उसके सराउंडिंग मीडियम की प्रॉपर्टी कैसी है उस पर वो डिपेंड करता है, क्लियर है। तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट कि ये जनरल फॉर्मूला है, ये स्पेशलाइज स्फीयर के लिए है कि स्फीयर का कैपेसिटेंस अगर आपको ढूंढना है 4πε0r, क्लियर। उसी को एक एग्जाम्पल फर्दर आगे लेते हुए, क्लियर, एग्जाम्पल में हम पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट लेंगे जो हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। जिसको अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, क्लियर है। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्लियर है। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, विद्युत भार घनता है। सो सिग्मा जो है टोटल चार्ज क्यू और इसका एरिया ऑफ द प्लेट उसको L ले लो आप, फाइन, क्लियर है। तो इतना है मेरे पास कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पॉजिटिवली चार्ज क्यू है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज क्यू है, मतलब दैट मीन्स एक के पास प्लस सिग्मा है, दूसरे के पास माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्लियर है। सो अब मुझे है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ढूंढना है C। तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास यही है Q/V। तो मुझे एक्चुअल Q तो है ओके है कि भाई यस फाइन ये Q मेरा है, V ढूंढना पड़ेगा इसका, क्लियर है। सो V फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि E इक्वल्स टू क्या आएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चैप्टर 1 के अंदर हमने सीखा है ऐसा प्लेट का, क्लियर है। आपको वो वीडियो रिकॉल करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड आउट की है दो प्लेट के बीच में, और मैंने तब बोला था ये सेकंड चैप्टर में हमें काम आएगा कैपेसिटर्स के लिए। तो मुझे पता है इनफाइनाइट प्लेट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है, गाउस एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन में हमने इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या क्या होती है वो हमने सीखी है। सो σ/2ε0 वन ऑफ द प्लेट प्लस σ/2ε0 another plate, क्लियर है। सो σ/ε0 ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है जो माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको गाउस एप्लीकेशन मैंने जो सिखा रहा था उस वीडियो लेक्चर में, सेकेंड एप्लीकेशन इनफाइनाइट प्लेन शीट का, उसमें मैंने ये पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। सो σ/ε0 आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्वियस σ/ε0 है, क्लियर है। और इसको भी फर्दर आप ऐसा लिख सकते हैं Q = σ × A, फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है मुझे, Q मुझे पता है कितना है, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे Q की वैल्यू पुटअप करनी है और V की वैल्यू पुटअप करनी है। तो Q मेरे पास σ × A है, V = ये चैप्टर के हिसाब से वी नो दैट वन E × D, ये फॉर्मूला है। D जो है ये दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है, ये दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो D जितना है, क्लियर है। दो प्लेटें जिसका एरिया क्षेत्रफल A है, जिसके ऊपर चार्ज Q है, और दोनों के बीच का अंतर जो है वो D जितना है, फाइन। सो V = ED है, E मेरे पास σ/ε0 है इंटू D। तो V मिल गया मेरे को, तो मेरे पास Q है, V है। Q और V को
कैपेसिटेंस की फॉर्मूला में रखना है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। सो Q हम रखेंगे पर्टिकुलर सिग्मा इंटू A अपॉन V इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू D। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन 0 A गोज अप बाई D। इसमें भी आप देख सकते हैं एप्सिलॉन 0 एंड बाई D इंटू A। तो एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, A एरिया ऑफ द प्लेट है, D दोनों के बीच का अंतर है। तो कैपेसिटेंस जो है उसके डायमेंशन पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A। ये प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा, क्लियर है, उतना उसका कैपेसिटेंस होगा। क्लियर, जितना एरिया छोटा होगा उतना कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, व्यस्त प्रमाण में है, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। क्लियर है, तो इसका मतलब ऐसा है कि जितनी वैल्यू इसकी छोटी होगी उतना कैपेसिटेंस हाई होगा। मतलब दो कैपेसिटर्स प्लेट के बीच में जो गैप है वह जितना कम होगा, D छोटा होगा, उतना कैपेसिटेंस हाई होगा। क्लियर, जितना प्लेट फार डिस्टेंस पे जाता जाएगा उतना कैपेसिटेंस गिरता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। क्लियर है, सो ऑन दैट बेसिस हमने ये सीखा है इतना, बराबर। अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ जो इसी के रिलेटेड है। अब पहला क्वेश्चन ये है, मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसा बोला है कि कैपेसिटेंस का यूनिट जो है फराड है, और 1 फराड बहुत बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट। 1 फराड कैपेसिटेंस बहुत बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर, इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर 1 फराड कैपेसिटेंस एक्यूमुलेट करना है, अगर मुझे इसके ऊपर 1 फराड कैपेसिटेंस लाना हो तो ये स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 1 फराड कैपेसिटेंस इसके ऊपर लाने के लिए ये स्फीयर का रेडियस क्या होना चाहिए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ये है मतलब कि अर्थ भी एक गुड कंडक्टर है। हमारा अर्थ जो एक मेटालिक स्फीयर के जैसा ही है, क्लियर है। सो अर्थ जिसका रेडियस आपको पता ही होगा, क्लियर है, 6400 किलोमीटर्स, क्लियर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो अर्थ जैसे बड़े साइज के ऊपर अगर अर्थ को हम कैपेसिटर लें, इतने बड़े साइज वाले को, तो वो कितना कैपेसिटेंस होल्ड कर सकता है, उसका कितना कैपेसिटेंस हो सकता है। क्लियर है। सो आपको कैपेसिटेंस ढूंढना है किसके लिए, अर्थ के लिए, सी ऑफ द अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। पहला तो आपको यही ढूंढना है कि इसके ऊपर 1 फराड कैपेसिटेंस लाना हो मुझे, तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन यही है, अर्थ जैसे बड़े साइज के ऊपर अगर वो कैपेसिटर की तरह बिहेव कराता है उसको, तो उसका सी कैपेसिटेंस कितना होगा। क्लियर है। सो दिस 2 क्वेश्चंस आर देयर। अगर इस सवाल के आप जवाब देते हैं मेरे को, क्लियर है, सो ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आ गया है। और अगर आप इस आंसर को दे नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया है, तो आप वापस मेरे को पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इस क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, और इसमें अगर कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो भी मैं शॉर्ट आउट करूंगा। बट ट्राई एटलीस्ट कि आपको ये कोशिश जरूर करनी है कि 1 फराड कैपेसिटेंस इसके ऊपर लाने के लिए आर कितना होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है, अर्थ जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो आपको ढूंढना है। क्लियर है। सो बोथ द आंसर के लिए मैं वेट करूंगा, एज सुन एज जितना हो सके उतना जल्दी आंसर भेजिएगा। एंड फिर भी अगर किसी से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।